हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का काफ़ी महत्वपूर्ण 10 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बताएंगे। और दोस्तों, ये जो 10 सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है ना, ये चुनिंदा चुनिंदा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं और ये स्पेशली गेस क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ते हुए जाना है। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं ना, गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, यानी कि ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड, जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यहाँ पे जो है ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना, ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फिर यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। सिंपल इस नंबर को सेव करना है, उसके बाद आपको बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलेगा, जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल यहाँ पे शुरू से लेकर आखिरी तक क्लास को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, वेबसाइट पे जो ना धमाकेदार टेस्ट चल रहा है, जो भी विद्यार्थी वेबसाइट पे टेस्ट नहीं देते हैं, तो आप जाइए जल्दी से वेबसाइट पे टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से आपको बेनिफिट्स आप ही का है, इसमें आपका क्लास 10 के सभी विषयों का आपका जो है ना दोस्तों रिवीजन होता रहेगा, यानी कि आपको जो है ना काफ़ी लंबे समय तक एक एक प्रश्न जो है ना याद रहेगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ना, सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर पढ़ते हुए जाना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण क्या है। यदि आप ये प्रश्न को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्लाट के देखिएगा ना, तो गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, यानी कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड, इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो ना उत्तर लिखना पड़ेगा, उसके बाद इसका यहाँ पे आपको इस प्रकार कुछ लिखना पड़ेगा, इसका डेफिनेशन। तो फ्रेंड, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। प्रश्न ये करा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके प्रतिकारक और प्रतिफल में मौजूद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके प्रतिकारक तथा प्रतिफल में, यानी कि रिएक्ट और जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। प्रतिकारक जो होते हैं, जो एरो चिन्ह होता है ना दोस्तों, ये बाई और स्थित होता है प्रतिकारक। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, प्रतिकारक में क्या क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है, ये दोनों आपका प्रतिकारक है। और एरो चिन्ह के जस्ट बाद वो दाहिना साइड में जो होता है वो आपका प्रतिफल होता है, प्रोडक्ट होता है। अगर इसमें अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और जल बनाता है, यानी कि H2O बनाता है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है। तो यह एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके प्रतिकारक और प्रतिफल में मौजूद प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट से यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि प्रतिकारक में जो है ना दोस्तों, हाइड्रोजन में कितना परमाणु है, जिसको हम लोग अभिकारक भी कहते हैं, प्रतिकारक को आप अभिकारक भी कह सकते हैं। तो अभिकारक में H परमाणु, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु कितना है दोस्तों, 4। आप बोलेंगे कैसे, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे H के बाद 2 है, तो यहाँ पे 2 और 2 ये दोनों आपस में गुणा होके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा अभिकारक में, यानी कि प्रतिकारक में ऑक्सीजन कितना परमाणु है, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु है ना दोस्तों 2 है। तो कैसे है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो ना दोस्तों 2 परमाणु लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेंस 2 होता है, ठीक है, जो यहाँ पे बाया तरफ हो गया, ये आपका दाहिना तरफ हो गया, यानी कि टेंस 2 के जो एरो चिन्ह जो होते हैं ना, उसके बाएं और यहाँ पे दाएं और को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिफल कहते हैं, या फिर इसको आप कह सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रतिफल में अगर आप यहाँ पे देखिएगा
प्रतिफल में दोस्तों यहाँ पे H परमाणु कितना है, तो देखिएगा यहाँ पे 2 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4। उसी प्रकार यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा प्रतिफल में ऑक्सीजन परमाणु कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु को कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन, देखिएगा यहाँ पे O से पहले यहाँ पे 2 है ना, तो यह हो गया आपका ऑक्सीजन का परमाणु 2। तो समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का यहाँ पे बायां तरफ में यानी कि अभिकारक में 2 दूना 4 परमाणु है, तो ऑक्सीजन का भी अभिकारक में 2 परमाणु है। इसी प्रकार अगर आप प्रतिफल में देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 दूना 4 परमाणु है, तो ऑक्सीजन के पास भी 2 परमाणु है, यानी कि यह रासायनिक समीकरण क्या है, बैलेंस है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में जो ना दोस्तों फुल मार्क्स मिलेंगे, आपसे एक भी मार्क्स नहीं काट सकता, मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक को प्लाट के देखिएगा तो ये भी प्रश्न जो ना आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, यानी कि एक एक क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ना काफी डिटेल के साथ बता रहे हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लोहे का जो वस्तु होता है, जितना भी लोहे का वस्तु होता है, जो मेटल होता है, उसमें हम लोग पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, वही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको अच्छी तरीके से अपना भाषा में समझाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, इसका आंसर में लिखना पड़ेगा कि लोहे की वस्तुएं नमी की उपस्थिति में संक्षारित, जिसको कहते हैं जंग लगना होती है। ठीक है, अगर आप लोहे को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं ना, अगर पानी उसमें पड़ जाता है या फिर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो वो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगता है, यानी कि उसके ऊपर जो है ना परत टाइप का चढ़ने लगता है। ठीक है, भूरी मेटमेली नाम का परत आप जानते होंगे। जब लोहे पर जंग लग जाता है ना, तो उसमें भूरी मेटमेली नामक का परत जम जाता है, जो होता है परत है Fe2 और O3 का, और यहाँ पे FeOH3 का होता है परत। ठीक है, दोनों का मिश्रण होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जिससे फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 एवं फेरिक हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, FeOH3 कहेंगे, का मिश्रण होता है। ठीक है, और वस्तुएं धीरे धीरे क्या होती है दोस्तों, कमजोर होने लगती है। इससे बचने के लिए धातु की वस्तु की, यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा कि इससे बचने के लिए धातु की वस्तुओं की सतह को किसी अम्ल अवरोधक रंग से रंगाई कर देने से धातु वायु यानी कि किसी विलयन के प्रभाव से बच जाती है। अगर आप लोहे के ऊपर क्या कर देते हैं, यहाँ पे आप लोग उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, पेंट कर देते हैं, यानी कि रंगाई कर देते हैं, या फिर किसी अम्लीय अवरोधक रंग से या फिर रंगाई कर देते हैं, तो वो जो होते हैं ना वायु के संपर्क में आने से बच जाता है, यानी कि उससे तो जो है ना दोस्तों ऑक्सीजन यानी कि O2 नहीं पहुंच पाती है, और इससे वो क्या होता है कि वो बच जाता है, यानी कि उसमें जंग नहीं लग पाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट कर देते हैं। ठीक है, अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 110% ये भी प्रश्न जो ना पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि सूचक से आप क्या समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका फटाफट से जो है ना कुछ इस प्रकार आंसर लिखना पड़ेगा, जिसको हम लोग इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि वैसे पदार्थ जिसकी उपस्थिति से अम्ल, भस्म और उदासीन विलयन का पता चलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैसे पदार्थ जिसकी उपस्थिति से अम्ल, भस्म और उदासीन विलयन का पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे, इंडिकेटर कहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एवं यहाँ पे और भी यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, फिनापथलीन इत्यादि। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण होते हैं, सूचक के उदाहरण होते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सूचक रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सूचक किसका मिश्रण होता है, तो रंजकों या फिर सूचक रंजक का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने में होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है,
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि आपसे पूछ रहा है कि समायोता किसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक उदाहरण दे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर समायोता होता क्या है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, इसका यहाँ पे हम लोग कुछ उत्तर इस प्रकार लिख देते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र समान, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र तथा रासायनिक एवं भौतिक गुण भिन्न हो, असमान हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे यौगिकों को समायवी कहते हैं। और यौगिकों के ऐसे गुण को क्या कहते हैं दोस्तों, समायोता कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। इसको और एक बार रिपीट कर लेते हैं। समायोता क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र और रासायनिक एवं भौतिक गुण क्या होता है, भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समायवी कहेंगे। और मतलब और यौगिक के ऐसे गुण को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, समायोता कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा वर्गीकरण किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि मेंडलीफ ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि मेंडलीफ ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था, ठीक है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे दूसरा पॉइंट यह है, देखिएगा ध्यान से, कि उसने समान गुण यहाँ पे उसके समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया था। किसने, यहाँ पे मेंडलीफ ने जो है ना, उसने समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया था, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट है। देखिएगा पॉइंट ये कराएगी, उसने तत्वों के ऑक्साइडों एवं हाइड्राइडो के अणुसूत्रों के आधार मानकर वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बायोलॉजी का प्रश्न है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है, यानी कि पित्त क्या होता है और मनुष्य के पाचन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट यहाँ पे जो है ना, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, पीत गहरा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। तो पीत जो होते हैं ना दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, पीत क्या होते हैं, गहरा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है, जो हम उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जो अमाशय से ग्रहणी से आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस क्रिया पर मतलब उस पर क्रिया कर सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि पित्त के लवणों की सहायता से भोजन की वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। इस प्रकार पित्त पाचन में सहायक होता है। पित्त जो होता है ना दोस्तों, पाचन में क्या होते हैं, सहायक होता है। तो हम उम्मीद करेंगे ये भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, पित्त जो होते हैं ना दोस्तों, क्या होते हैं, गहरा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है, जो अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले और एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। इस प्रकार पित्त पाचन में सहायक होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है। आपके वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो प्रश्न को ध्यान से देखना है दोस्तों। प्रश्न एक रहा है कि पादप हार्मोन क्या है, ठीक है, प्लांट हार्मोन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि वैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और
विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करते कंट्रोल करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, इथेलिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। तो आपको पता यहाँ पे मालूम चल ही गया होगा पादप हार्मोन क्या होते हैं, कि वैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रित करते हैं, उन्हीं को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन के अनेक उदाहरण हो सकते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, इथिलीन हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया और एब्सिसिक अम्ल हो गया। यानी कि पौधों में जो ना दोस्तों 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। देखिएगा कि नर तथा मादा हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट 2023 के लिए आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को जो अच्छी तरीके से याद करने का। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि नर हार्मोन और मादा हार्मोन, ये दोनों हार्मोन के नाम लिखना है और इनका कार्य भी लिखना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि नर हार्मोन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखिएगा, नर हार्मोन लिख के डैश मार देना पड़ेगा। ठीक है, तो नर हार्मोन के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, और इसका कार्य क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है, और दोस्तों ये टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का मेल हार्मोन होते हैं, जिसको हम लोग नर हार्मोन कहते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं ना दोस्तों, इसका कार्य क्या होते हैं, शुक्राणु का निर्माण करना होते हैं। और दोस्तों ये देखिएगा, उसके बाद जो मादा हार्मोन होते हैं, ठीक है, मादा हार्मोन देखिएगा जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेस्टेरोन हो गया। ठीक है, तो मादा में देखिएगा यहाँ पे 2 तरह का हार्मोन यहाँ पे लिखा गया है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेस्टेरोन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एस्ट्रोजन के कार्य, तो इसको लिख के डेस मार देना पड़ेगा, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास एवं जनन शक्ति का विकास। ठीक है, तो द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास एवं जनन शक्तियों का विकास का काम करता ही है एस्ट्रोजन का कार्य। ठीक है, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या होता है दोस्तों, भ्रूण के विकास में सहायक। ठीक है, भ्रूण के विकास में मदद करता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, भ्रूण के पोषण में सहायक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, टॉप लेवल के प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला द्वारा दर्शाइए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि पोषी स्तर क्या होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कि जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है। ठीक है, जब कोई भी जीव मर जाता है, डेड बॉडी हो जाता है, तो उसका जो शरीर होता है ना दोस्तों, अपघटन हो जाता है। ठीक है, यानी कि वह धीरे धीरे जो है ना मिट्टी में समायोजित होने लगता है तथा वह समाप्त हो जाता है। परंतु कभी कभी जीव या उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिस कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब परंतु कभी कभी जीव या उसके कुछ ऐसे भाग होते हैं वातावरण में चले जाते हैं जिसका कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोई मृत कीट यानी कि डेड बॉडी जो होता है, मरा हुआ कीट गरम मिट्टी में रहकर कठोर हो जाता है तथा उस कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाती है। ठीक है, उस कीट का जो छाप होता है दोस्तों, शरीर का जो छाप होता है वो क्या होता है, शैडो कह सकते हैं, वो सुरक्षित रह जाता है, तो उसे जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है ना आपके वस्तुनिष्ठ टाइप में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है, देखिएगा ध्यान से प्रश्न है कि एलपीजी का पूरा नाम लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि एलपीजी का पूरा नाम और इसके घटक बताइए, इसे एक अच्छा ईंधन क्यों समझा जाता है। ठीक है, तो चलो दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एलपीजी का पूरा नाम। तो फ्रेंड एलपीजी का जो विस्तार होता है या फिर पूरा नाम होता है, क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है दोस्तों, एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसे संक्षेप में एलपीजी लिखा जाता है। ठीक है, इसे शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, एलपीजी लिखा जाता है।
यानी कि आप लोग जो घरों में यूज करते हैं सिलेंडर एलपीजी का, तो वो कौन सा गैस होता है दोस्तों? एलपीजी गैस होता है, जिसको हम लोग क्या क्या करते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। इसे संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं? एलपीजी के नाम से जानते हैं। यह नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो एलपीजी होते हैं ना, एलपीजी के मुख्य घटक क्या क्या हो सकते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन होते हैं और आइसोब्यूटेन होते हैं, ये दोनों का सम्मिश्रण होता है। एलपीजी एक उत्तम ईंधन के रूप में उपयोग होती है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ बेस्ट उत्तम माना जाता है एलपीजी गैस को ना, क्योंकि एलपीजी का कैलोरी मान, यहाँ पे अगर कैलोरी में मान देखा जाए तो 55 केजी प्रति ग्राम से अधिक होता है। यह गैस धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है, यानी कि जब आप एलपीजी गैस को जलाते हैं तो उससे किसी भी प्रकार का धुआं नहीं निकलती है, यानी कि यह धुआं रहित ज्वाला के साथ जलने लगती है, क्योंकि इसमें कोई विषैला गैस उत्पन्न नहीं होती है। अर्थात इससे वायु प्रदूषित नहीं होती, यानी कि जो वायु का जो एयर पोल्यूशन होता है उससे बचाव हो जाता है, ठीक है, जब आप एलपीजी गैस का उपयोग कीजिएगा तो। उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट है, देखिएगा कि एलपीजी के दहन के उपरांत कोई अवशेष नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे घरों में खाना बनाते हैं चूल्हा जला करके, तो उससे क्या होता है दोस्तों? राख वगैरह बच जाता है, तो उसको आपको फेंकना भी पड़ता है। लेकिन एलपीजी में ऐसा कोई बात नहीं होता है, इसमें अवशेष नहीं रह जाता है। अतः यह एक स्वच्छ घरेलू ईंधन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट में लिखना पड़ेगा, यह ऊष्मा उत्पन्न करने का खर्चीला साधन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है क्लास 10 के साइंस का यहाँ पे जो है ना टॉप 10 गैस क्वेश्चंस को दे चुके हैं, आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो आप हमें जल्दी से बताइएगा कमेंट करके कि 10% में से आपको पहले से कितना प्रश्न अच्छी तरीके से याद था। इसका जवाब आप इसी वीडियो में जल्दी से जाइए कमेंट करके फटाफट से बता दीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव करना है, उसके बाद बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लेके चलते हैं कि आप लोग फ्री में पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, या फिर बिहार बोर्ड से रिलेटेड संबंधित न्यूज कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, और जो भी विद्यार्थी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्दी से जब तक आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र या फिर आप अपने कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर के क्रोम ब्राउज़र में जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है अपने कंप्यूटर के क्रोम ब्राउज़र पे लेके चलते हैं, उसके बाद हम आपको लाइव प्रूफ बताते हैं। तो फ्रेंड आपको जो ना सिंपली अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में, या फिर कह सकते हैं गूगल का जो सर्च इंजन होता है उसमें आप सर्च कर सकते हैं measuretargets.com, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ना स्पेलिंग को ध्यान से लिखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं measuretargets.com। तो जैसे आप measuretargets.com लिखते हैं ना, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो सबसे पहला वाला ऑप्शन आएगा ना मैट्रिक एग्जाम 2023, तो कुछ इस प्रकार आएगा लिखा हुआ। तो सिंपली जो ना मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिंक वाले में क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जब आप जैसे आप उसमें क्लिक कर देते हैं ना, तो आप हमारे मेजर टारगेट के ऑफिशियल साइट के फ्रंट पेज पे आ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते हैं, तो आप जो है ना ऑनलाइन टेस्ट रेगुलर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ जो है ना डेली धमाकेदार क्लास 10 का सभी विषयों का ऑनलाइन टेस्ट चलता है। तो फ्रेंड ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा, और इस तरह का विज्ञापन आ सकता है, तो सिंपली इसको जो है ना आपको बंद कर देना है, ठीक है। इस तरह का क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना, तो नीचे आइएगा तो आप जो है ना ऑनलाइन टेस्ट का जो पेज है उसमें आ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10 का सभी विषयों का जो है ना डेली यहाँ पे धमाकेदार टेस्ट चलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। तो जल्दी से आप जो है ना इसमें क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे दे सकते हैं। जैसे उसमें आप वो वाला लिंक पे क्लिक कर देते हैं ना, तो आप जो है ना इस तरह का फ्रंट पेज में आ चुके होंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो है ना आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, ठीक है। आपको मेरा चैनल का नाम नहीं डालना है, बल्कि आपको जो है ना दोस्तों अपना ही नाम डालना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप अपना नाम डाल देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे जो है ना आपके सामने प्रश्न आ जाएंगे। इसका जो भी राइट आंसर लगता है ना तो सिंपली उसमें क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको जो है ना आगे बढ़ते हुए जाना है। टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न है, तो यहाँ पे टोटल जो है ना 20 प्रश्न का जवाब देते हुए जाना है। उसके बाद जैसे टेस्ट खत्म हो जाता है ना तो आपको जो ना लास्ट में टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि कौन प्रश्न का कौन राइट आंसर होगा, आपका कितना सही हुआ, कितना मार्क्स मिला, ये सारा चीज जो है ना दोस्तों यही टेस्ट वाले प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी जो ना क्लास 10 का नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे चाहते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपको जो है ना यहाँ पे होम में चले आना पड़ेगा। होम का साइन देख सकते हैं इस तरह रहता है। तो होम में जैसे आइएगा ना तो लीव का ऑप्शन रहेगा, तो आपको लीव कर देना है। तो जैसे यहाँ पे होम में आ जाते हैं, यानी कि आप हमारे फ्रंट पेज में आ जाएंगे, वेबसाइट को ऑफिशियल पेज में। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन से संबंधित जो है ना यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10 का यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है ना टेस्ट अवेलेबल है, सॉरी टेस्ट नहीं बल्कि यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर अवेलेबल है। आप जो है ना सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पढ़ सकते हैं, सभी टाइप के प्रश्न पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ना। इनके साथ साथ आप जो है ना मॉडल पेपर भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं क्लास 10 मॉडल पेपर 2023। तो इस तरह आप जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे 6 बजे वाले क्लास में। 6 बजे जो क्लास हो ना काफ़ी धमाकेदार क्लास होगा ना। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।